ब्रेक के बाद सातवें चरण भीषण रण में स्वागत है आपका और रुक कर लेते हैं इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। एग्जिट पोल के बहिष्कार को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज। गृह मंत्री अमित शाह ने साधा कांग्रेस पर निशाना। एग्जिट पोल के बहिष्कार को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज। कहा भागो नहीं, डरो नहीं, कांग्रेस हार से घबराई हुई है। तो गृह मंत्री अमित शाह का आखिरी चरण के चुनाव के बीच ये बयान निकलकर सामने आया है। कांग्रेस हार से घबराई हुई है। गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान, कहा भागो नहीं, डरो नहीं। एग्जिट पोल के बहिष्कार को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज। तो आखिरी चरण के चुनाव होते होते एक बार फिर से ईवीएम को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बयान सामने आया है। व्यवस्था में आए हैं कांग्रेस। कई समय से कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में आ रही। ये पूरा इलेक्शन ये कैंपेन करते रहे कि हमारा बहुमत आने जा रहा है, बहुमत आने जा रहा है। अब उनको भी स्थिति मालूम है कि के चुनाव के बाद आने वाले एग्जिट पोल में इनकी प्रचंड हार होने वाली है और किस मुंह से वो मीडिया को फेस करे। इसलिए एग्जिट पोल की पूरी एक्सरसाइज को ही नकार रहे हैं कि एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है, 4 तारीख को परिणाम आने हैं। एग्जिट पोल कई समय से चल रहा है, हर बार वो हिस्सा लेते, मगर इस बार हार के कारण एक्सप्लेन न कर पाने की स्थिति में वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी वैसे भी जब से राहुल गांधी मुख्य व्यवस्था में आए हैं कांग्रेस पार्टी की, डिनायल मोड में जी रही है। सुप्रीम कोर्ट से कोई अनुकूल जजमेंट नहीं आता है तो न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देना, इलेक्शन कमीशन की प्रोसेस पर सवाल खड़े कर देना, ईवीएम पर सवाल खड़े कर देना, पार्लियामेंट में बहस करने की जगह पार्लियामेंट छोड़कर भाग जाना, संवैधानिक पदों की अवहेलना करना, इनकी मिमिक्री करना और एजेंसियों पर भी सवाल खड़ा करना। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के कांग्रेस में मुख्य व्यवस्था में आने के बाद कांग्रेस देश की सभी प्रकार की संस्थाएं, चाहे मीडिया हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हो, चाहे एजेंसियां हो, सबके सामने डिनायल मोड में आ चुकी है। कई तो गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा है निशाना, कांग्रेस पर कसा है तंज। जिस तरह से उनका कहना है कि लगातार लंबे समय से कांग्रेस के द्वारा चुनाव जीतने का दावा किया जा रहा था, लेकिन 4 जून के नजदीक आते आते डिनायल मोड में आ चुकी है कांग्रेस और एक बार फिर से पूरी ईवीएम की एक्सरसाइज को ही नकारने का काम करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि 4 जून के नतीजे को लेकर अब कांग्रेस भी अंदाजा कर चुकी है, नतीजे भाप चुकी है। इसलिए कहते नजर आ रहे हैं भागो नहीं, डरो नहीं। तो कांग्रेस हार से घबराई हुई है। अमित शाह का बयान सामने आया है। तो लगातार चुनाव दर चुनाव ईवीएम को लेकर विपक्ष के द्वारा निशाना साधने को लेकर सवाल उठते रहे और एक बार फिर से 4 जून के नतीजे सामने आने की घड़ी तक ईवीएम को लेकर फिर से चर्चा का दौर शुरू हो चुका है। अब देखना यह होगा कि इस बार 1 जून का चुनाव समाप्त हो जाने के बाद 4 जून को ईवीएम को लेकर किस तरह की राजनीति शुरू होती है। अरे ये जनता तय करती है। प्रधानमंत्री पहले भी प्रधानमंत्री हार चुके हैं और बनारस के लाल नहीं हराया है। चिंता मत करो, काम करो। इस बार अजय रहेंगे आप। बिल्कुल, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद, काशी के लोगों का आशीर्वाद, बिल्कुल अजय रहेंगे। काशी का प्यार हमारे साथ खड़ा है। मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा यहाँ बेरोजगारी, महंगाई पूरे देश में है। माँ गंगा से झूठ बोला गया, माँ गंगा में नाले गिर रहे हैं, माँ गंगा में गौ माता की लाश बह रही है। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? सबसे बड़ा झूठ और जनता को ठगने का काम बाबा विश्वनाथ के दरबार में सभी मूर्तियों को तोड़ दिया, शिवलिंग तोड़ दिया, तो निश्चित रूप से लोगों से कहेंगे कि घर से बाहर निकले और जो लोग संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, जिनके वजह से बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी बढ़ी है, उनको वोट का चोट देने का काम करें। ये अपील है लोगों से। आप दिल्ली जा रहे हैं, क्या बैठक है आपको? बैठक है 3 बजे है ना आज दिल्ली में। अब मोदी जी का कोई मेडिटेशन नहीं, खाली फोटोशूट चल रहा है। फोटोशूट खत्म हो जाएगा, उसके बाद वापस आ जाएंगे। आप भी दिल्ली
अब उनके बारे में इतना हम नहीं कह सकते, लेकिन आज हम लोगों की पहले से ही तय बैठक है। ये 57 की 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अभी तक जो है हम लोगों का आंकड़ा लगभग 360 के आसपास था। ये 57 जुड़ जाएगा तो 411 से लेकर 417 हो जाएगा। यहाँ पर सर क्या लग रहा है? यहाँ तो एक तरफा चुनाव है। आप तो घूम रहे हो, हमारे साथ चल रहे हो, आपको कहीं कुछ दिखाई दे रहा है? सेल्फी लेने के लिए भीड़ है, लोगों की भीड़ है, जय श्री राम का नारा लग रहा है, मोदी जी हर हर मोदी कर रहे हैं। कहीं कोई वोट है क्या? किसी का कोई वोट नहीं है। ये चुनाव एक तरफा, और झारखंड में सबसे ज्यादा वोट से यदि कोई लोकसभा जीती जाएगी तो गोड्डा लोकसभा होगी। वोट दें। आज तो गर्मी भी कुछ कम हुई है, ईश्वर की बड़ी कृपा है, तो बहुत उत्साह लोग देख रहे हैं, वोट देंगे और बहुत निर्णायक विजय हो रही है देश में, बिहार में और पटना साहिब में। राहुल गांधी दिन में सपने देखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। राहुल गांधी के दरबारी लोग तो उनको वर्षों से प्रधानमंत्री को भी देख रहे हैं। अब जनता नहीं देखती तो हम क्या करें? ये आपने सुना राजनीतिक दिग्गजों के बयान। लगातार कहीं ना कहीं आखिरी चरण के बीच में जिस तरह से रण भीषण लगा हुआ है, ऐसे में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक कुमार जी जुड़ चुके हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। जिस तरह से आखिरी चरण का रण इस समय चल रहा है लोकतंत्र के महोत्सव में, आज आखिरी चरण को लेकर कौतूहल भी मचा हुआ है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान भी हो रहा है। झारखंड की खासतौर से यहाँ पर हम बात कर ले तो निशिकांत दुबे जी का बयान अभी आपने सुना होगा, कह रहे हैं कि झारखंड में तमाम लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा बड़े अंतर के साथ अगर कोई लोकसभा सीट जीती जाएगी तो वो गोड्डा है। दावा पर आपका क्या कहना है? और झारखंड की तीनों सीटों पर जिस पर आज मतदान चल रहा है उसको लेकर क्या आप देख पा रहे हैं? क्या समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं? प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड में आज 7वें चरण के मतदान में गोड्डा, दुमका, राजमहल, ये 3 लोकसभा क्षेत्र में आज मतदान हो रहा है। और प्रियंका जी, देखा जाए तो झारखंड के अंदर 14 लोकसभा सीट है, जिसमें सबसे ज्यादा हॉट सीट जो है गोड्डा लोकसभा ही रहा है। क्योंकि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने जो विकास का जो अपना एक रूपरेखा खींची है वह काफी मायने रखता है। प्लस कि उन्होंने झारखंड की राजनीति में जितना स्टेटमेंट दिया है, कई तरह की बातें, तो विपक्ष के लिए वो काफी हमेशा टारगेट पे भी रहे हैं और काफी बेवाकीपन उनका रहा है, जो अभी आपने दिखाया भी। एक तरफा तो नहीं चल रहा है, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा, सांसद महोदय का अपना आकलन होता है, एक तरफा तो नहीं चल रहा है, टसल है। और मैं आपको बताऊं प्रियंका कि ये 3 लोकसभा सीट में 2 सीट जो है वह बीजेपी के खाते में जाएगी, इसमें 2 मत नहीं है। 3 लोकसभा में 2 लोकसभा सीट वह बीजेपी के खाते में जाएगी। इसमें गोड्डा में है टसल होने के बावजूद ऐसा लग रहा है कि मार्जिन जो भी कम तो राजमहल को आप खतरा मान रहे हैं? जी प्रियंका जी, राजमहल सीट को आप खतरा मान रहे हैं? हाँ, राजमहल सीट, चूंकि वहां पर उन्हीं के पार्टी के बागी विधायक जो भी पार्टी से निष्कासित के लोबिन हेम्ब्रम, वो वहां निर्दलीय चुनाव कर रहे हैं। वो उनका एक बहुत बड़ा कद है उस क्षेत्र में और इस चीज को इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अगर लोबिन हेम्ब्रम वहां पे अगर 5 से 5% भी अगर 7% अगर वो वोट काट लेते हैं तो वो ऐसे में स्वाइप ताला मरांडी वहां तो निकल सकते हैं। तो और इतना उनके अंदर है, चूंकि वो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर। उन्होंने जिन मुद्दों पे लड़ाई छिड़ी है उनकी, वह मुद्दा जेन्युइन भी है, लोगों का उनको सपोर्ट है। और तो यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी, इसी वजह से कल्पना सोरेन ने लगातार मतलब कि एक दिन में 2-2 रैलियां उस लोकसभा क्षेत्र में की है लगातार 5-6 दिन तक। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि राजमहल लूज जा रहा था, जिनको बचाने की पूरी कोशिश जो है जेएमएम ने की है, लेकिन वो तो रिजल्ट बताएगा। जहां तक गोड्डा की बात है तो गोड्डा में सांसद महोदय ने 9 लाख पार का नारा दिया था और एक तरफा टसल तो नहीं है, एक तरफा नहीं टसल है, क्योंकि महागठबंधन भी यहाँ पे इंडिया अलायंस के जो है प्रत्याशी प्रदीप यादव है, उनकी भी जो कैंपेनिंग देखने के लिए कैंपेनिंग है, जनता के अंदर एक रुझान आया है कांग्रेस का। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे जो है कमल नहीं खिलेगा, कमल खिलने के चांसेस है। दुमका सीट की अगर बात करें तो दुमका सीट पर क्या कहना चाहेंगे? दुमका सीट पे जहाँ तक मेरा आकलन है, दुमका सीट पे जो है जिस तरह से कैंपेनिंग जेएमएम को करना चाहिए था सीता सोरेन के अगेंस्ट में, तो वो कर नहीं पाए। जो सीता सोरेन परिवार की बहू है और बड़ी रहेगी, क्योंकि ये रिश्ता राजनीति तय नहीं करता, पार्टी बदलने तो रिश्ते तय खत्म नहीं हो जाते।
उन्होंने यह भी स्टेटमेंट दिया था कि अगर बाबा शिबू सोरेन के बारे में अगर वो स्वस्थ होते तो वो मेरे चुनाव प्रचार में आते। और खुद सीता सोरेन की बेटियां, दुर्गा सोरेन की बेटियां भी चुनाव प्रचार में कूद पड़ी थी अंतिम समय में। तो क्या मुझे आपको लगता है कि कि 2019 में जिस तरह से शिबू सोरेन को हार मिली थी इस सीट पर और इस बार सीता सोरेन खुद मैदान में है, तो कहीं ना कहीं शिबू सोरेन के नाम का भी फायदा मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसका भी फायदा उनको मिलता हुआ नजर आएगा? अब बिल्कुल, चूंकि सीता सोरेन के अगेंस्ट में जेएमएम ने बहुत अच्छा प्रचार कैंपेनिंग नहीं किया है। अब खुद वहां दुमका में प्रधानमंत्री का भी प्रोग्राम हुआ था। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी दुमका सीट जो बीजेपी के खाते में जाएगी, गोड्डा भी बीजेपी के खाते में जाएगी। और मतलब कि हो सकता है कि मतलब कि राजमहल निकल भी सकता है, लेकिन मतलब कि मेरा आकलन है कि लूज वो भी कर सकता है। लेकिन अच्छा, क्लीन स्वीप के नारे को लेकर क्या कहना चाहेंगे दीपक कुमार जी? जी, क्लीन स्वीप के नारे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्लीन स्वीप के नारे को तो लेकर के हम यही करना चाहेंगे। देखिए, क्लीन स्वीप तो है नहीं, पूरा एक तरफा तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी है कि टसल है और बीजेपी को यहाँ पे जो है जीत प्राप्त होगी। ठीक है, आपके पास वापस लौट कर मैं आती हूँ। हमारे साथ के शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर धीरज कुमार जी भी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर धीरज कुमार जी, जिस तरह से 8 राज्यों की 57 सीटों की हम बात कर रहे हैं, खासतौर से बात करें तो पंजाब, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर जो पूर्वांचल की सीटें हैं निर्णायक भूमिका अदा करने वाली हैं, और यही वजह है कि ज्यादा जोर भी दिया जा रहा है पार्टियों के द्वारा और कोशिश भी खूब की गई है। क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश को कैसे देख पा रहे हैं और बाकी राज्यों की सीटों पर जो आखिरी चरण का मतदान है इसमें क्या फेरबदल आप देख पा रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी जो अंतिम चरण में खास करके प्रधानमंत्री जी का वहाँ पे है और लगातार उन्होंने विजय जो है अपने उनका विजय रथ लगातार ज्यादा मतों से बढ़ता रहा है। और इस समय भी मुझे ऐसा कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है कि उनके सामने कोई प्रतिपक्षी है, क्योंकि बनारस के लोगों में वहाँ पे एक जुटता है। भले वो मोदी जी को वोट दें चाहे नहीं, लेकिन उनके खिलाफ वोट देने की कोई मुझे विशेष वजह नहीं दिख रही है। तो उन्होंने जिस तरह से वहाँ का विकास किया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, जिस तरह से सारनाथ में विकास हुआ है, जिस तरह से उस सारे जो परिदृश्य में वहाँ पे सड़कों का, जिस तरह से सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का मोदी जी ने, और जिस तरह से वो एक पर्यटन का बहुत बड़ा लाभ लिया, तो नहीं लगता कि मोदी जी के खिलाफ कोई भी प्रतिपक्षी जो कैंडिडेट है वो कुछ कर पाएगा। तो वहाँ कोई असर नहीं होने वाला है। वहीं देखिए, राहुल गांधी जी अमेठी तो छोड़ ही दिए, अब रायबरेली में भी उनकी जो बहुत बड़ी, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरह से अगर आप लगातार छोड़ते जाएंगे अपने जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ आपको पहले से मदद मिलती रही है, तो वो आपकी विश्वसनीयता को कम करता जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर अमेठी में फिर से दावेदारी करते, वहां काम करते, तो जनता को एक विश्वास होता। और जिस तरह से आपने काम किया था, जिस तरह से आपने रैली निकाली थी, सब चीज किया था, यात्रा की थी, तो आपको अमेठी के लिए विशेष रूप से काम करना चाहिए था ताकि लोगों का विश्वास फिर से आप तक कायम हो सके। यानी कि ये जो गढ़ वाली स्थिति कही जाती है या बोला जाता है कि एक पक्की सीट है, उस सीट को बना पाने में राहुल गांधी नाकाम रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज पे अगर देखा जाए तो। हाँ, उस चीज को तो नहीं कर पाए, जो पक्की सीट थी उसको तो गवा ही दिए, साथ ही साथ उन्होंने नई सीट जो पकड़ ली, अब रायबरेली, अब माता जी जो है सोनिया गांधी जी वहां पे छोड़ दी। अब ये चीज जो है ना, साइकोलॉजिकल एक इस तरह का साइकोलॉजी जनता पे क्रिएट करती है कि भाई आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है, अपने काम के ऊपर विश्वास नहीं। तो ये बड़ा एक देखिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है ना पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा होता है, और उसके तहत परसेप्शन क्रिएट होते हैं, परसेप्शन खत्म होते हैं। तो आपको पुरजोर कोशिश करनी चाहिए थी अमेठी में वापस आने की। और फिर रायबरेली में भी आप आए हैं, तो रायबरेली में इस तरह की कोई सरगर्मी नहीं दिख रही है जिस तरह से होनी चाहिए थी, कि आपको जिस तरह से वहाँ कार्यक्रम को इंफेसिस करना चाहिए था। अगर पहले से आपको ये माइंड में था कि रायबरेली से हम फिर से लड़ेंगे, तो फिर पहले से ही उस कंस्टिट्यूएंसी के लिए जिस तरह से आपको वहाँ पे रहना चाहिए था, जिस तरह से कैंपेन करना चाहिए, तो उस तरह से आपके पूरे
इंडिया के लिए, पूरे भारत के लिए आप भ्रमण और ये करते रहे, लेकिन उस तरह से अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस नहीं कर ठीक है, पाए। इस पे मैं आती हूँ। प्रोफेसर धीरज कुमार जी, आपके पास आती हूँ। के शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रोफेसर धीरज कुमार जी जिस तरह से कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जो पैठ बनानी चाहिए थी वो बना पाने में अमेठी में तो नाकाम रहे हैं, रायबरेली में भी जो मौजूदगी और जो प्रेजेंस दर्ज होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही। देखिए, मैं ये प्रोफेसर धीरज जी का अपना मत हो सकता है। मैं बड़ी प्यार से, बहुत ध्यान से दीपक कुमार जी का भी सुन रहा था। मुझे पहली बार किसी बड़े पत्रकार का जो आकलन है मुझे अच्छा लगा कि मतलब वो जमीनी स्तर पे बातें बता रहे थे। और इस चीजों को मैं भी जहां तक समझता हूँ कि देखिए, निशिकांत दुबे मजबूत जरूर है, बट वहां भी फाइट है। झारखंड की सीटें और भी सीटें आप ले लो, तो वहां पे जिस तरह से आपने देखा कोडरमा के एक सीपीएम के नेता जिस तरह से 20 रुपए ले लेके जनता के बीच में जाकर एक नया और तरीका जो सीपीएम ने दिखाया कि कम पैसे में भी चुनाव जीता जाता है, और वो उस सेम चीजों को जेएनयू के पैटर्न पे जिस तरह से आपने बिहार के नालंदा देख लो, चाहे काराकट देख लो, चाहे एक और सीट है जहां से चुनाव सीपीएम लड़ रही है, आज 3 सीट लड़ रही है। तो एक नया अंदाज दिया है कि चुनाव में कम पैसे में साइकिल से डोर टू डोर कैंपेनिंग करके पब्लिक के बीच में छोटी सी माइक लेके, और यदि इस तरह से चुनाव होते रहा तो देश में एक नई क्रांति आएगी। जो भी चुनाव में देश में लड़ना चाहता है, तो आम गरीब जनता भी यदि अच्छा काम देश की सेवा करना चाहते हैं तो वो जी सकती है। आज के दिन में जो चुनाव है काफी महंगा चुनाव हो गया है। यदि आप भी एंकर है, कल के एमएलए बनना चाहती है, तो आप नहीं लड़ सकते, क्योंकि आपको 5 करोड़ रुपया चाहिए। 2 करोड़ तो पहले टिकट लेने के लिए, और 3 करोड़ तो जनता के बीच में खर्च करने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं एक नया सीपीएम के जो तरीके जो देखा, जिसको किसी टीवी चैनल ने नहीं उस पर डिस्कस किया। लोगों ने हेलीकॉप्टर की बातें हुई, केक की बातें हुई, मछली मटन की बातें हुई, और बीजेपी के बड़े बड़े रोड शो की बातें हुई, लेकिन सीपीएम के जो तरीके जो चुनाव प्रचार को, उसको चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कैसे इस चुनाव आयोग को इस तरीके को बाकी कैंडिडेट फॉलो करे, और जनता से पैसा 20 रुपया जो लिया गया है, और ना कि किसी उद्योगपति से पैसा 50 करोड़ रुपया लिया गया। उद्योगपति से यदि हम पैसा लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसके बदले में उनको 100 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, जिससे हम जनता का ही पैसा चुरा के ही तो देंगे। तो ये चीजें एक नया तरीका है। अभी हमारे प्रोफेसर साहब धीरज कुमार जी की जो बातें हैं जो अधूरी रह गई थी, मैं उसको बताता हूँ। देखिए, प्रोफेसर साहब और मैं एडवोकेट हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये हमको पढ़ा लिखा के किताबी ज्ञान देके एडवोकेट बना देते हैं, लेकिन मैं उस एडवोकेट बनने की डिग्री लेने के बाद प्रैक्टिकली ज्ञान में जाता हूँ। लेकिन प्रोफेसर साहब सिर्फ एक बंद कमरे में ही पढ़ाते हैं और फिर वहीं रह जाते हैं। तो इनका जो आकलन जो है ना, वो सिर्फ बंद कमरे का आकलन है, वो टीवी मीडिया देख के जो जितना देख के। लेकिन के शर्मा जी, जरूरी तो दोनों है ना, आकलन मिलकर करना होगा, तब मुझे लगता है सटीक नतीजा आएगा। लेकिन सटीक नतीजा, आपको विश्वास है अयोध्या में जो चुनाव हो रहा है, अयोध्या जो सीट जहाँ राम मंदिर बनी है, मैं नहीं कहता हूँ कि वहाँ बीजेपी हार जाएगी, लेकिन बीजेपी जिस तरह से विपक्ष वहाँ पे मजबूत फाइट दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पे जो चुनाव का जो समीकरण है, इस तरह से आप देख लीजिए, सिर्फ बनारस को छोड़ दिया जाए और 2 सीट और छोड़ दिया जाए, गोरखपुर की सीट को छोड़ दिया जाए, तो यूपी में हर सीट पे कोई भी पक्का दावेदार नहीं है, हर जगह फाइट है। बिहार की यदि बातें कर दिया जाए तो 2-4 सीटें वहां पे भी छोड़ दिया जाए, जो बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं उसको छोड़ दिया जाए, तो हर सीट पे तगड़ी फाइट है। महाराष्ट्र में सेम फाइट है। ऐसा दिल्ली में जो लग रहा था 7 का 7 सीट जीतेगा, मुझे जहां तक लगता है कि जब से कन्हैया कुमार वहां से चुनाव लड़े और जिस तरह से महाबल मिश्रा आगे जो स्थिति से, और जिस तरह से वहां पे फाइटें हुई, कैंडिडेट बदला गया, तो ये कैंडिडेट जो बदलने का जो था, इससे लगा कि कहीं ना कहीं सर्वे में रिपोर्ट बीजेपी के अगेंस्ट में जा रहा है, तभी 6 कैंडिडेट बदला गया और आज फाइट नजर आ रहा है। लेकिन मैं नहीं कहता कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं बताता हूँ, बट यदि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में अच्छी फाइट हो रही हो तो ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खुशखबरी है। बिल्कुल, बहुत स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है, विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है लोकतंत्र के उत्सव में। जी, भाई आपने देखा कि जिस तरीका से कल काजल निषाद गोरखपुर में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो रो के अपने निषाद बोली कि यदि मैं निषाद हूँ और निषाद ही मुझे वोट नहीं देगा तो निषाद को कल कोई क्यों टिकट देगा। ये मैसेज ठीक है, अपने अपने तरीके वोट मांगने के हैं,
बट किसी को मैंने देखा कि जनता की सेवा के मुद्दे पे नहीं, लेकिन ठीक है, लेकिन इस मुद्दे पर के शर्मा जी क्या लगता है कि जातीय समीकरण तमाम समीकरणों के अलावा भी हावी होगा पूर्वांचल में, क्योंकि असर तो करता है। हमारे देश के जो सबसे बड़े जो ये है ना, ये बीमारी जो कैंसर है, वो यही तो है, धर्म और जात। जिस दिन हम इससे ऊपर उठ गए ना, हमारा देश जो है वो विकसित भारत की ओर चलेगा। लेकिन इसको ना तो कोई छोड़ना चाहता है, ना उसको पकड़ना चाहता है। जो यदि जिस दिन विकास के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, काम के मुद्दे पे, 370 के मुद्दे पे, 35A के मुद्दे पे जिस तरह से बीजेपी ने काम किया, जिसने वादे किया, जिस तरह से बीजेपी ने काम वादे करके नहीं किया, ये दोनों का यदि कंपैरिजन करके यदि चुनाव लड़ा जाएगा तो देश में क्रांति आएगी और एक अच्छे कैंडिडेट आएंगे। ये जो चोर होते हैं, जो भ्रष्टाचारी होते हैं, वैसे कैंडिडेट इस तरह से भाग जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि जनता के पास जाएंगे। जी बिल्कुल, आती हूँ मैं आपके पास में के शर्मा जी, लेकिन तमाम जो मुद्दे आपने गिनाए दीपक कुमार जी, इन मुद्दों के अलावा जो MY फैक्टर है, PDA फैक्टर है, PDM फैक्टर है, 22% दलित यहाँ पर इस क्षेत्र में है, 15% ब्राह्मण क्षेत्र में है, 3% क्षत्रिय है, ये जो फैक्टर हैं ये कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर हावी हो जाते हैं अलग अलग जगहों पर जाकर। दीपक कुमार जी फोन को अनम्यूट कीजिएगा। आवाज आ रही है? जी जी प्रियंका जी, मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा, इसमें दो मत नहीं है कि हिंदुस्तान की अगर राजनीति को आप किसी भी स्तर की देखें तो जातीय समीकरण कहीं न कहीं से उभर करके सामने आ जाती है। लेकिन ये बात भी आपको समझना पड़ेगा कि अब देश के अंदर जो है मुद्दे आधारित राजनीति ने एक जगह बनाई है। एक समय था जब देश के अंदर एक पार्टी ही किसी न किसी सरकार को चलाती थी, लेकिन अब बीजेपी के आने के बाद जो मैं सर की बातों को आगे बढ़ा रहा हूँ कि देश के अंदर डेमोक्रेसी स्ट्रांग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम ने जगह ली है, NDA और UPA के रूप में। लेकिन अब यहाँ पे है कि जातीय समीकरण उतना वर्क नहीं कर पाता है। देखिए अभी क्या है कि अब मैं आपको बताऊं कि जिस तरह देखिए MY समीकरण को जिसको फिर से करने की बात होती थी एक लालू यादव के समय में, अब देखिए RJD जैसी पार्टी भी A to Z की पार्टी बन चुकी है। बीजेपी जहां बोली जाती थी कि ये वैश्यों की पार्टी है, बीजेपी के अंदर भी हर वर्ग के लोग आ गए हैं। आज कांग्रेस जो पुरानी रही है वो सबको लेके, तो यहाँ पर मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज अगर कांग्रेस हर जगह टसल दे रहा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने मुद्दे को मजबूती से रखा है, और वह मुद्दा जिस मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पे रही है, चाहे वो महंगाई का मामला हो, अनएम्प्लॉयमेंट का मामला हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर को, चाहे MSP का किसानों का मुद्दा हो, किसानों के ऋण माफी का मुद्दा हो, वो मुद्दे जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट को इग्नोर करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उसी मुद्दे को कांग्रेस ने उठाया जिससे उसको टसल मिला। इसके साथ ही साथ जातीय जनगणना का मुद्दा छोड़ नहीं पाई। नहीं, जातीय जो सर्वे की बात है वो काफी इंपॉर्टेंट है। मैं उसकी वकालत इसलिए करता हूँ क्योंकि वो जातिवाद को बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि समाज में जितनी जातियां हैं, अब हमारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि वी कैन नॉट चेंज द कास्ट बदल नहीं सकता बिकॉज इट्स बाय बॉर्ड, ये जन्म के साथ है। तो जो समाज में जिस जाति वर्ग के लोग हैं उनको कितना संसाधन में पिछड़ापन है, शैक्षणिक पिछड़ापन है, अगर जनगणना हो जाएगा तो सरकार उनको एक सही तरीके से उसका लाभ मिल पाएगा। यहाँ पे मतलब यह है, यहाँ पे जातिवाद को बढ़ावा नहीं देना है। लेकिन सवाल यह है कि जो इसमें दो मत नहीं है कि हमारे देश के अंदर जो 543 लोकसभा सीट है उसको अगर हम 10% सीटों को हटा भी देते हैं प्रियंका जी, तो बाकी सीटों पे जो कैंडिडेट तय किए जाते हैं वो जातीय ध्रुवीकरण को आधार बना करके ही तय किए जाते हैं। और इसमें चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, RJD हो या जो भी क्षेत्र दल, वो सभी ऐसा करती है। और ये आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, वो ऐसा करते, लेकिन फिर भी उनको जीत जो है मुद्दों के आधार पर ही मिलता है। उनको जातीय समीकरण पे हर जगह जीत नहीं मिलती है। वो कई बार देखिए, आप देख लीजिए पिछले बार के 2019 की जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें RJD में तेजस्वी यादव ने बहुत ऐसा ही रैली किया था, काफी भीड़ जुटी थी, लेकिन एक सीट RJD को लोकसभा में नहीं आई। कारण क्या है कि मुद्दे उसके उतने मजबूत नहीं थे कांग्रेस NDA के बनिस्पत। आज मुद्दे कुछ मजबूत है तो आज फिर आएगा और समीकरण का लाभ मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं मिल सकता। ठीक है तो ये प्रोफेसर, पॉइंट भी है, मुद्दे आधारित
प्रोफेसर धीरज कुमार जी आती हूँ, दीपक जी आती हूँ। प्रोफेसर धीरज कुमार जी, दीपक कुमार जी का जिस तरह से कहना है कि अंडरलाइन में जातीय समीकरण हमेशा से रहा है और उसका ध्यान जरूर रखा जाता है, हर पार्टी रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से मुद्दे उभर कर आ रहे हैं, क्या लग रहा है वाकई में कि राजनीति में बदलाव आ रहा है धीरे धीरे? बदलाव तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जो अंडरलाइन है, जो आप देखिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, और वो मुझे तो लग रहा है कि और ज्यादा जो है बढ़ रहा है। और लेकिन ये एक चीज ये है कि ये जो बढ़ने का जो रीजन है वो ये है कि लोग अब ये खास करके जब से ध्रुवीकरण इस तरह की चीजों का होने लगा जातीय आधार पर, तो हमेशा से रहा है, और जैसे ही धन बल का इस्तेमाल होने लगा है तो लोग और भी ज्यादा इस जातिगत आधार पर अपने आइडेंटिटी को खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन हमको पर्सोनिफाई कर रहा है, किसको हम टिकट दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, हमारा कितना रिप्रेजेंटेशन है, किस दल ने हमें कितना रिप्रेजेंटेशन दिया, हमारा क्या आधार है। तो ये सब चीजें जो विश्लेषित हो रही हैं, और चुनावों में जो टिकट दिए जाने में पार्टियों को इन सब चीजों को ध्यान में रखना होता है, जो जैसा उन्होंने भी कहा कि 90% केस में यही होता है। अब मुद्दागत राजनीति अगर इतनी ज्यादा हावी होती तो फिर आरक्षण की बात क्यों इतनी ज्यादा हावी होती? मुझे तो लगता है कि जातीय आधार अभी भी बहुत ज्यादा सशक्त है, और अभी भी इसके लिए कोई इस तरह की कोई पहल नहीं की जा रही है कि जातिगत जो आधार है उससे निकल करके हम लोग एक जो विकसित भारत के लिए जो बात कर रहे हैं उस चीज के लिए, जैसे भाजपा उस एजेंडे को लेकर के आई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं लगता है कि उस तरीके से उसको जो इलेक्शन मोड में उस तरह से जिस तरह से मुद्दा बनाया जाना चाहिए था उस तरह से बच नहीं पाया। अब संविधान की बात, आरक्षण की बात जो है, और आरक्षण एक हावी मुद्दा हो गया, उसमें दोनों ही पक्षों से एक तरफ से कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, दूसरी तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही जिसमें कि कोई आरक्षण का मुद्दा उन्होंने इस तरह से किया हो, एनडीए गठबंधन ने या भाजपा ने, जिससे ऐसा साबित हो रहा हो कि आरक्षण खतरे में। तो फिर इस तरह के मुद्दे को जो आप ह्यू एंड क्राई बना रहे हैं, बैटल ग्राउंड बना रहे हैं, वो मुद्दा ही आप अपने आप ही उस जातीय समीकरण की ओर ही ले जाना चाहते हैं। तो ये जो है एक देखिए किसी एक पार्टी के द्वारा नहीं, सभी जैसे ही जिस तरह के मुद्दे उठेंगे उसी तरह से दूसरे की प्रतिक्रिया भी होगी। तो उसी तरीके से भाजपा भी बाद में उस आरक्षण के मुद्दे पर आ गई, तो उसने ये दिखाया कि जातिगत आधार पर तो छोड़ दिया, आप तो धार्मिक आधार पर भी आरक्षण करना चाहते हैं। तो वो जो मुद्दा है अब देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, जबकि भाजपा कह रही थी कि विकसित भारत के लिए हम काम कर रहे हैं, हम ऐसा योजना ला रहे हैं, सभी को अन्न मिल रहा है 80 करोड़ लोगों को, और जो भी हमने गरीबों के लिए इतने मकान बनाए, 4 करोड़ 3 करोड़ मतलब 1 करोड़ लाखपति दीदी, और इस तरह के जो कंसेप्ट जो आ रहे थे, अब देखिए उस चीजों को पीछे छोड़ के ये मुद्दा हावी हो गया। आप इस पे करते ना क्वेश्चन, महंगाई को तो आप बना रहे, लेकिन महंगाई के लिए जिस तरह से आपको आंदोलन करना चाहिए था आपने किया ही वो नजर नहीं आया। के शर्मा जी क्या कहना है इस पर आपका? पॉलिटिक्स में बार बार बात होती है, एक तरफ मुद्दों की बात होती है, एक तरफ जाति की बात होती है, लेकिन आपको क्या लगता है क्या किसका पलड़ा भारी नजर आएगा और क्या ये बदलेगा आने वाले समय में? नहीं, सबसे पहले प्रोफेसर साहब जी, धीरज जी आपके पास आती हूँ मैं, धीरज जी आपके पास आती हूँ मैं, के शर्मा जी जवाब दीजिए। जैसे धीरज जी बताए कि मुद्दा जिस तरह से किया जा रहा है, बदला जा रहा है मोदी के खिलाफ में या जो भी हो, तो मोदी जी ही तो अपने मुद्दे में मंगलसूत्र लिया जा रहा है, वही तो मुसलमान की बातें करते हैं, वही तो पाकिस्तान की बातें करते हैं, वही मुद्दे में तो उनका जो कहना है कि मनमोहन सिंह के जो है ओबीसी का आरक्षण छीन लिया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा उनको है, क्योंकि जिस तरह से संविधान को बदल दिया जाएगा। के शर्मा जी माफ कीजिएगा बीच में यहाँ पर रोक रही हूँ, लेकिन ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाया जाता है, माना जाता है कि ज्यादा धर्म और हिंदू मुस्लिम करती हुई नजर आती है, लेकिन खाली भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए दोषी कैसे ठहराएं जब स्वामी प्रसाद मौर्य और इंडिया गठबंधन की तरफ से इस तरह के स्टालिन और तमाम बयान आपने भी सुने होंगे, और उसके अलावा अभी हाल ही में एसटी हसन का बयान जिस तरह से सामने आया था कि इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा तो मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा संविधान में बदलाव करके। देखिए बीजेपी में भी कुछ नेता जो उन्होंने बताया कि संविधान बदल दिया जाएगा,
और कांग्रेस में भी कुछ ऐसे नेता है जो अपना वक्तव्य देते हैं। इन सब चीजों से देखिए जो मेन जो नेता है थोड़ा उनका नुकसान तो होता है, लेकिन जिस तरह से देश में जो जिस एम फैक्टर की बात की जा रही है, जो फैक्टर है वो एम फैक्टर कहीं ना कहीं यहाँ पे, इसलिए एम का जवाब एम से ही दिया जा रहा है, क्योंकि जिस एम के मोदी की बात हो रही है, देश में मोदी चुनाव में यदि किसी से पूछा जाए तो आप किसको वोट दे रहे हैं, तो हम तो मोदी को दे रहे हैं। किस मुद्दे पे दे रहे हैं, तो हम राम के मुद्दे पे दे रहे हैं। तो उसी राम और मोदी के फैक्टर को यदि जवाब भी जो हो रहा है, तो एम से महंगाई है, एम से एमएसपी है, एम से जो है वो मणिपुर है, एम से महिला सशक्तिकरण है, एम से महिला मातृ सशक्तिकरण है, एम से मछली है, एम से मटन है, एम से मंगलसूत्र है, एम से मुजरा है, जो आखिरी में मुजरा पे आके खत्म हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये मोदी जी अपने ही एम फैक्टर को डुबाने का जो काम किया वो एम से ही डुबाया, क्योंकि जिस तरह से महिला की बातें करते हैं, अच्छा, और उनका जो बायस तरीका जो है, आपने देखा होगा कि जिस तरह से जब मणिपुर की बात हुई तो चुप हुए, लेकिन जब संदेश खाली हुए तो वहां पे तुरंत पहुंच गए। जब बात हुई, जब फजल रेवन्ना की बात हुई तो वहां पे फिर वो चुप हो गए, चुप्पी साध लिए। हालांकि उनके प्रवक्ता लोग जवाब दिए, लेकिन वो चुप्पी साध लिए। जब बात हुई ब्रिजभूषण की तो वहां पे महिला सशक्तिकरण के रूप में उन्होंने उनके बेटे को टिकट दे दिया। अरे भाई, हाय रे, ये कैसा न्याय है? आप मतलब भाई ने चोरी किया है तो भाई उसके भाई को दे दो और वो चोरी मार। अरे ये तो उसके परिवार को उस समय टिकट नहीं देना चाहिए जो आदमी महिला पहलवान के साथ ऐसा कर रहा। तो ये एम जो फैक्टर है सबसे बड़ा, जिस एम फैक्टर से जो देश में बदलने की बात हो रही थी कि 400 पार, वही एम फैक्टर का ट्रैक्टर बन चुका है। और उस एम फैक्टर ने उस ट्रैक्टर के द्वारा, ट्रेनी के द्वारा किसानों के एमएसपी के डिमांड पे किसानों को रौंदने का काम किया गया। तो आप बताओ, जिस एम फैक्टर का ट्रैक्टर यदि वहां पे किसान को रौंद रहा है, वो देश हमारा जो है कृषि प्रधान देश है, हमारा देश में जो है कृषि जो हमें अनाज देते हैं, हम उनको जिस तरीके से ये कर रहे हैं, कैसे चुनाव एक तरफा हो सकता है? इतने मुद्दे गर्म है, महंगाई गर्म है, बेरोजगारी गर्म है, तो मुझे लगता है चुनाव में फाइट हो रहा है। और ये सब हवाई बातें हैं कि 400 पार, अब की बार कोई ऐसा कुछ नहीं है। यदि 400 पार है तो फिर विपक्ष के जो नेता है, के शर्मा जी, के शर्मा जी आती हूँ। के शर्मा जी सुनेगा। के शर्मा जी, क्या लगता है आपको कि इंडिया गठबंधन ने इन तमाम मुद्दों को लेकर उठाया तो है और पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक फर्क भी पड़ता हुआ नजर आया है, लेकिन क्या पूरी सक्षमता के साथ उठाने में कामयाब हुए? क्या आप कामयाब कह सकते हैं विपक्ष को? देखिए, सक्षमता से द्वारा कामयाब हुए तभी तो आज फाइट हो रहा है। अच्छा। तभी तो बीजेपी को अगले पार्टी से नेता जो है विपक्ष की पार्टी से तोड़ के, क्योंकि उनके पास जिताऊ नेता नहीं थे, जो वर्कर 20 सालों से उनका झंडा उठा रहे थे, वो अपने वर्कर पे भरोसा नहीं जताए, और वो वैसे भ्रष्टाचारी नेता जो जिसपे एलिगेशन लगाते थे भाजपा, वो उस भ्रष्टाचारी को अपने पार्टी में शामिल किए। वैसे अलायंस जो कहते हैं यदि बीजेपी ने इतना काम किया होता तो मुझे लगता है उनको अलायंस को छोड़ के अकेले चुनाव लड़ना चाहिए था। आज भी छठी पार्टी को दरकिनार करते तब मानता कि हाँ उन्होंने काम किया। तो आज भी उनको बैसाखी जिस तरह से इंडिया। प्रोफेसर धीरज कुमार जी, क्या कह रहे हैं आप? के शर्मा जी के इस तर्क पर क्या कहना है आपका? देखिए, मेरा तो मानना ये है कि महिला और यूथ एम.वाई जो फैक्टर है वो बदल चुका है। वो ठीक है कि कोर जो राजनीति जो रीजनल पार्टी की है, जिसमें खास करके यूपी बिहार में एम.वाई फैक्टर को लेकर के अपोजिशन चलती है, लेकिन मोदी जी का एम.वाई फैक्टर तो महिला और यूथ है। और इस तरह से देखिए पूरा पैराडाइम चेंज हो चुका है। नहीं, लेकिन के शर्मा जी कह रहे हैं कि अगर एम.वाई फैक्टर महिला और यूथ है तो जो निर्णय नजर आते हैं उनमें वो विरोधाभास क्यों नजर आता है? फिर आप जब एक फैक्टर को लेकर चल रहे हैं तो ईमानदारी के साथ हर जगह पर उसी कसौटी पर निर्णय लीजिए ना। फिर नहीं, देखिए क्या होता है कि हर क्षेत्र में जिस तरह से डेमोग्राफी है और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि जातीय आधारित जो टिकट दिए जाते हैं, उस चीज का प्रभाव तो पड़ता ही है ना। अब बिहार और यूपी में देखिए कि इस चीज का डेमोग्राफिक असर है। आप एम.वाई फैक्टर को लेकर के रीजनल पार्टियां जो भी है, आरजेडी है या समाजवादी पार्टी है, वो इतनी आश्वस्त रहती है कि उसको काउंटर करने के लिए जो दूसरी पार्टियां हैं, मान लीजिए कि सेंटर में बीजेपी और एनडीए अलायंस है, तो उसको दूसरा एम.वाई फैक्टर लेके आना है। तो उसने
महिला और यूथ को लेके फिर आए। ये तो कोर जो है, ये कोर रीजनल पार्टी का है, खास करके बिहार यूपी में। और इसलिए देखिए कि 33-33% जो आरक्षण की बात है महिला के लिए, वो कौन लेकर के आया? तो फिर टिकट क्यों नहीं दिए? आपको क्लिंच करना और उसको पूरे तरीके से स्थापित कर देना कि आप पूरे जी के शर्मा जी अपनी बात रखिएगा, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि जिस महिला आरक्षण की बात कर रहा है, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा है, बिहार में किसी ने महिलाओं को, एक भी महिला को टिकट नहीं दिया बीजेपी ने। ये मैं कहना चाहता हूँ, यदि महिला का इतना ही चिंता होता तो एक तो टिकट दे देते। और सुनिए, हमारे देश में महिला के नाम पे पता किसको टिकट दिया जाता है? अरे कर दिया कि आपको 33% अरे सर, 33% रिजर्वेशन सिर्फ किताबों पे देना चाहते हैं और तो किताबों में पढ़ाना चाहते हैं। प्रोफेसर साहब, आप प्रोफेसर साहब उसको किताबें मत पढ़ाइए, जमीन पे हकीकत पे लाना पड़ेगा आपको। पहले जैसे विपक्ष करता रहा है कि वो उसको रोक के बैठ जाते थे, तो आज भी वो भी यही करते रहते। अरे भैया, महिला सोनिया गांधी का ही लाया गया था कर दिया, तो अब लेकिन उनके पास पूरा पूर्ण बहुमत नहीं था कि भाई जिसने मेरे लिए इस हाथ की बात को स्थापित किया संसद में, जिसने इस तरह के कानून बनाए, और जब कानून बना के सिर्फ किताबों पे छापने के लिए बनाया। नहीं, लेकिन के शर्मा जी यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि सरकार का विरोध करना ठीक बात है, लेकिन सारी नैतिकता और सारे नियम कानून जो हैं वो सिर्फ एनडीए गठबंधन और सरकार से उम्मीद करना, क्योंकि अगर आप देखें तो दोनों ही पार्टियों में शुद्ध राजनीतिक पार्टियां और राजनीति करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आप एक गठबंधन से अगर नैतिकता की उम्मीद करें और दूसरे गठबंधन को किनारे रख दें या उनको छूट दे दें, तो ये ठीक नहीं है ना, क्योंकि ये तो दोनों पार्टियों में दोनों तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। सवाल आप केवल एक तरफ ही उठा रहे हैं। सिर्फ प्रियंका जी, सिंपल सी बात है, जब जो आदमी सत्ता में रहेगा सवाल उसी से पूछे जाएंगे, क्योंकि आप तो जो मरे हुए इंसान से थोड़ी आप उससे मांगोगे कि भैया आप कुछ दे दो, वो तो है ही नहीं। वो जो आदमी 44 दीपक जी आते हो, नहीं तो ऐसे में आपको कहना है कि आप विपक्ष को छूट दे रहे हैं, विपक्ष से आप सवाल नहीं करेंगे। महिला आरक्षण की बात हो रही है तो महिला को सिर्फ टिकट, आप महिला को जो शोपीस मत बनाओ, महिला को शोपीस मत बनाओ, महिला को टिकट दो। ये नहीं कि उस महिला को टिकट दे रहे हो जिसके पति ऑलरेडी एमपी है, मतलब एक एमपी पुरुष के पत्नी को भी टिकट दे रहे हो, तो क्या वो सही है? और ऐसे महिला को तो जो गरीब अबला नारी हो, जो चलिए आप दोनों के पास आती है, उस पर दीपक कुमार जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक जी अपनी बात पूरी करें। आप प्रियंका जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ भी बहुत अच्छा मुद्दा हो रहा है कि 33% आरक्षण का जो मामला था उसको कांग्रेस ने सबसे पहले लाया, लेकिन लंबे समय तक उसको सदन के पटल पे छोड़ दिया। बीजेपी ने कहा, उन्होंने इस मुद्दे को पास कराया सदन में कि 33% आरक्षण हम महिलाओं को देंगे। और कांग्रेस ने इस बार जो है अपने जन स्वराज यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने, जो मेरी आवाज आ रही है जी, अपनी बात पूरी रखें। जन स्वराज यात्रा में राहुल गांधी ने कहा कि हम महिलाओं को उसकी भागीदारी देंगे 33%। झारखंड के अंदर जब सीटों का बंटवारा हुआ तो वहां पे जो है 7 सीट जो है कांग्रेस के कोटे में गया, जिसमें कांग्रेस ने 3 महिलाओं को टिकट दिया। एक उन्होंने रांची से सुबोधकांत साय की बेटी यशस्वी साय को टिकट दिया। उसके बाद उन्होंने अनूप सिंह विधायक हैं और उनकी वाइफ अनुपमा सिंह को धनबाद से टिकट दिया, और गोड्डा से महागामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह को दिया। अनुपमा सिंह और यशस्वी साय का कांग्रेस से कोई दूर दूर तो संबंध नहीं था। एक का पति एमएलए था, एक का पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के अंदर में था। और जो लीडिंग एमएलए यहाँ से थी महागामा से विधायक दीपिका पांडे सिंह, लेकिन वहां से एक महिला का टिकट दे करके 5 दिन टिकट रख करके फिर कांग्रेस ने टिकट काट दिया और फिर यहां से उन्होंने प्रत्याशी दे दिया। तो जहां तक बात है कि सिर्फ नैतिकता का मामला या महिला का मामला सिर्फ बीजेपी के हिस्से में तो नहीं है, ये तो विपक्ष में बैठे कांग्रेस को भी देखना चाहिए कि वो जिस महिला आरक्षण की वकालत करते हैं या महिला अधिकार की बात करते हैं तो उनको भी तो देखना चाहिए कि कहां पे हमें क्या करना है। के शर्मा जी जवाब दीजिएगा इस पर। और दूसरी बात, कांग्रेस को लेकर जब बात की है तो प्रियंका गांधी सबसे बड़ा उदाहरण है, शुरू से काम करती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में बार बार जनता इस बात की उम्मीद करती है कि चुनावी मैदान में वो उतरेंगी। क्या वजह है
कि उन्हें पर्दे के पीछे ही रखा जाता है और अब तक इतने सालों से राजनीति में सक्रिय होने के बावजूद भी चुनावी मैदान में नहीं उतरती? इसका वजह यह है कि प्रियंका गांधी जी चुनाव पे क्या होता है कि एक स्टार प्रचारक यदि खुद ही चुनाव लड़ता है तो वो देश में बाकी जगह प्रचार कर नहीं पाता जब तक उसका चुनाव वहां खत्म नहीं हो जाता। इससे कहीं ना कहीं आपको आपका यदि मिशन यदि लक्ष्य जो है 272 है तो वहां एक सीट के लिए आप 272 को नहीं खोना चाहेंगे। हमारे भाई दीपक के शर्मा जी, के शर्मा जी, प्रोफेसर धीरज कुमार जी के पास में आएंगे। प्रोफेसर धीरज कुमार जी, क्या आप सहमत हैं इस बात को लेकर? प्रधानमंत्री को शेड्यूल देखने के बाद और अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद क्या आप सहमत हैं कि अगर आप कैंडिडेट हो जाते हैं तो आप प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे? जी, वो नहीं हो रही हैं प्रियंका जी आज के डेट में, वो अप्रासंगिक हो चुकी हैं। क्यों कि जिस चीज को एक समय होता है किसी चीज का, अगर वो समय चूक गया तो आप चूके हुए खिलाड़ी हैं। तो प्रियंका जी के लिए बड़ी समस्या होगी। मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छी नेत्री नहीं है, लेकिन क्या है कि जिस समय उनको दिया जाना चाहिए, जिस समय उनको इस पटल पे लाना चाहिए था, राहुल गांधी की इतनी क्रिटिसिज्म हो रही थी तो उस समय क्यों नहीं बुलाया गया? अगर इतना महिला के प्रति, अपने परिवार की महिला के प्रति ही संवेदनशील हो जाते, लेकिन नहीं हो पाए क्योंकि वो चीज है ही नहीं। वहां तो विरासत की राजनीति है और वो भी जो है पुत्र मोह है। पुत्र मोह तो अच्छे को ले डूबा है, विश्वास डूब गए, पूरा कुरुक्षेत्र हो गया। तो आप देख लीजिए कि पुत्र मोह में कहां तक कांग्रेस अपने आप को डुबाएगी इसका पता ही नहीं है। के शर्मा जी, जवाब दीजिएगा। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देने के बाद अगर खुद ही लड़ने के लिए आगे ना आए तो सवाल तो उठेंगे। लड़की हूँ लड़ने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी। प्रोफेसर साहब थोड़ा सा समय कम मिलता है मुझे, आपसे थोड़ा कम समय मिलता है तो मुझे बोलने दीजिए। जी, अपनी बात पूरी करें आप। जी, मैं ये प्रियंका जी बता रहा हूँ कि प्रियंका, आपका भी नाम प्रियंका है और हमारे प्रियंका गांधी की बात चल रही है। तो प्रियंका गांधी ने जो काम किया, देखिए खुद लड़ने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सत्ता में भागीदारी दें। और ये बात भी सही है कि जो MP और MLA के मंत्री के यदि पत्नी और उसके बहन को यदि टिकट दे दिया जाए तो फिर अब महिला का सशक्तिकरण की बातें पूरी नहीं होती, जो दीपक भाई ने कहा। मैं भी इसके खिलाफ हूँ कि यदि आप किसी ऑलरेडी मंत्री हो उसके पत्नी को टिकट दे देते हो तो इसका मतलब नहीं कि आपने महिला का 30% रिजर्वेशन का जो है आपने रक्षा कर दिया। वो तो उस महिलाओं को दीजिए जो पिछड़ा जो है। यदि हम क्लास में हमारे प्रोफेसर साहब है, यदि आगे वाले 3 बेंच को यदि IAS बना देते हैं तो मुझे लगता है वो उनकी महानता नहीं है। महानता तो उस दिन होगी जो सब बैक बेंचेस जो है वो भी पढ़ने में बराबर का हिस्सा लेंगे और वो बनेंगे। तो यहाँ पे जो प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ेंगी ऐसा नहीं है। देखिए बहुत जगह बाई इलेक्शन भी हो सकता है कि कांग्रेस के 2 जो वायनाड सीट है और दूसरा जो सीट है रायबरेली, उसमें से एक सीट छोड़ देंगे तो हो सकता है कि बहन उनकी चुनाव लड़ ले। तो ये देखिए बस अभी जो था देश का जो है वो देश को ऐसे लोगों से बचाना था जो झूठे वादे करते हैं। 15 लाख रुपया लाएंगे आपको, नहीं उसको लेकर तो अटकलें लगाए जा रहे हैं। ठीक है, उसको लेकर अटकलें लगाए जा रहे हैं। दीपक कुमार जी, क्या लग रहा है आपको? के शर्मा जी जो बात कह रहे हैं उस बात को लेकर कई बार चर्चा आती रहती है सामने, लेकिन क्या सही लगता है कि जिस तरह से आपने झारखंड का जिक्र किया कि यशस्विनी सहाय को टिकट दिया गया, अनुपमा सिंह को टिकट दिया गया, लेकिन जिस प्रियंका गांधी के लिए अमेठी और रायबरेली की जनता इंतजार करते करते आखिरी चरण तक इंतजार करती रह गई और उनको टिकट नहीं दिया जाता है, इसलिए महिला सशक्तिकरण की अगर बात की जाती है, अगर झारखंड में महिला सशक्तिकरण हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में होने से क्या कांग्रेस को घाटा हो जाता? देखिए प्रियंका जी, सबसे पहली बात कि सभी को इस बात का अंदेशा था कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। और जहां तक बात है कि अगर वो चुनाव लड़ती तो 272 सीट को बचाने या प्रचार, ऐसा बात नहीं। राहुल गांधी खुद कैंडिडेट हो रहे, पूरे देश में उन्होंने चुनाव प्रचार किया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और खुद मोदी जी को अन्य कई लोग हैं जो कि कैंडिडेट रहते हुए पूरे देश में चुनाव प्रचार उन्होंने स्टार प्रचारक रूप में, तो इस बात से मेरा सहमति नहीं है। दूसरी बात यहाँ तक है कि जो बात है कि यहाँ पे महिला सशक्तिकरण, तो महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि आप अपने परिवार के लोगों को टिकट दें। अभी आरजेडी के देख लीजिए, बड़ी बेटी चुनाव लड़ रही है, छोटी बेटी आ गई, वो भी MP चुनाव लड़ रही है। तो ये महिला सशक्तिकरण नहीं है। महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि जेन्युइन रूप से समाज के जो महिला जो जेन्युइन, आप अपने पार्टी के ही टिकट, लेकिन पार्टी में जो डिजर्विंग लेडीज है,
आप उनको टिकट दीजिए, उनको दीजिए तो महिला सशक्तिकरण समाज के हर वर्ग को लिए, महिलाओं का तो कोई जाति होता नहीं है, उनको तो हम लोग जो तरीका तो महिलाओं नहीं तो का क्या सही दीपक रूप से- कुमार जी आप ये कहीं ना कहीं ये भी कहना चाह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को अगर टिकट नहीं दिया गया है तो महिला सशक्तिकरण को प्रूव किया जा रहा है या परिवारवाद के नारे को दूर हटाने की बात की जा रही है? ये भी तो सच नहीं है क्योंकि प्रियंका गांधी को लेकर जनता इंतजार कर रही है। गांधी को अगर टिकट मिल जाता या कांग्रेस दे देती या वो लड़ लेती तो मैं उसे फिर भी महिला सशक्तिकरण का सिंबल नहीं मानता। अगर वहां से किसी अन्य महिला को टिकट दे दिया जाता कांग्रेस के द्वारा तो मैं महिला सशक्तिकरण मतलब अपने परिवार की महिलाओं को टिकट दे करके राजनीति भविष्य बनाना वो महिला सशक्तिकरण नहीं मानता। वो तो फिर मतलब कि आपने उस उद्देश्य का जो है अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, वो महिला सशक्तिकरण मैं नहीं मानता हूँ। आप महिला सशक्तिकरण करना चाहते हैं तो वाकई में आप जेन्युइन जो लेडीज है, जो आपकी जेन्युइन कार्यकर्ता है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं तो दीपक कुमार जी क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी जिस तरह से मेहनत कर रही हैं ऐसे में अगर वो चुनावी मैदान में उतरती तो जेन्युइन नहीं था? नहीं, अगर वो उतरती तो स्वागत था, लेकिन वो महिला सशक्तिकरण का सिंबल नहीं बन सकती है, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। अच्छा के शर्मा जी अपनी बात जल्दी से खत्म कीजिएगा, समय मैं यही कहना ज्यादा नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि दीपक जी और हमारे जो प्रोफेसर साहब है ये भी कुछ बातें उनका भी हमको अच्छा लगा प्रोफेसर साहब का, लेकिन ये चीजें जो है ना कि आप देश में जो है आप चुनाव लड़ो, बट मैं कहता हूँ कि चुनाव जो है वो मुद्दे पे होना चाहिए, ना कि जात और धर्म, और ना मुस्लिम मुसलमान और ना तो ये राम के मुद्दे पे। अब बताइए बहुत सारे नेता आज रवि किशन का मैंने भाषण मतदान देने के बाद वो कहे जो राम को लाएगा हम उसको लाएंगे। ये राम को क्या आप ऐसे लाना पॉसिबल है या राम के जो आदर्श को लाना पॉसिबल है? देखिए महात्मा गांधी जी चले गए इस दुनिया जी से, बिल्कुल के शर्मा जी, लेकिन इसके लिए फैसला तो अंततः जनता को ही लेना होगा। आखिरी चरण का चुनाव चल रहा है, देखना ही होगा कि 4 जून को किस तरह के फैसले सामने आते हैं। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार आगे बढ़ेंगे, पल पल की अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे और चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं।